हेलो। आवाज़ क्लियर है तो यस लिखें। ऑल। ओके। Catalog. Cataloging is the most important module of the integrated library management system from the point of view of the retrieval of information. Retrieval of accurate, correct information depends upon how much care was taken while feeding bibliographic data. Please ensure you follow international standards like the Smart Printable Format. Share allows you to import data from various formats such as MARC, XML, and ISO 2709. This will also help you in saving data entry effort and maintain accuracy of catalog records calculated from library of Congress, INCAD, such as Internet Centers, Union Database, or any other formats. Titling process. The titles which are acquired through requisition module and accession will appear under this option. Click on the titling process menu. The system will list out all the titles which are accession and merged and ready for cataloging and circulation. Select the titles you wish to catalog and click edit. New window with predefined data entry template will open. The system will display all the details it will fill during execution process and you have to verify before you are making it available for circulation. Please missing information accurately. If required, correct the details like title, author, edition, etc. Keep location if different than main library. अभी राइट नाउ 9:55 हो रहे हैं एंड आई विल स्टार्ट एट 10 PM। ओके, सो वेट देन। जो भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी अटेंडेंट या लाइब्रेरी असिस्टेंट के आई थिंक पोजीशन के लिए रिक्रूट हुए हैं और उनका सेकंड जो फेज है वो आपका स्किल टेस्ट है। एंड स्किल टेस्ट के लिए जो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक सॉफ्टवेयर या बेसिक क्या क्या टास्क वो दे कैन assign you, so you have to complete them. So it will be introductory class, not as a perfection, but I will try my best whatever I have learned through the various exams, skill test. So मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि क्या क्या स्किल टेस्ट में उन्होंने पूछा था कई जगह पे। और जहाँ तक है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में राइट नाउ जो है आपकी डीडीसी यूज़ हो रही है फॉर कैटलॉगिंग ऑफ द बुक्स और अदर रिसोर्सेज। एंड डीडीसी का कौन सा एडिशन यूज़ हो रहा है वो हर जगह लगभग लेटेस्ट ही यूज़ करते हैं वॉट एवर द they are using. Basically there is no differences between the additions. Some classes will be deleted and some classes will be added. Basically 10% if I talk about,
So those are the changes which is in little amount. 10% के अलावा उसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं होते हैं। तो वॉट एवर एडिशन वो आपको देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप TDC की कैटलॉगिंग करेंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट कि साउल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है फॉर द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एज ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो साउल का 3.0 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। एंड आप सभी को पता होगा कि साउल वर्जन जो है वो डेमो वर्जन भी मिल सकता है, लेकिन डेमो वर्जन आप आई थिंक मेरी कैपेबिलिटी या मेरी नॉलेज में है कि वो आई थिंक फ्री नहीं है, उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए कुछ वीडियोस ऑलरेडी साउल की पड़ी हुई हैं इंफिनिट के थ्रू, जो भी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। तो आप थोड़ा सा टाइम वहाँ पे देना कि सॉल्व में कैसे एंट्री होती है। बाकी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा कि कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनी बुक और एनी रिसोर्सेज। बेसिकली वो बुक का ही कैटलॉगिंग मेन होता है, बाकी रिसोर्सेज का तो आपको पता ही होगा, एक दो डिटेल्स ऊपर नीचे होती हैं। तो मैं वो बेसिक जो जो कैटलॉग में टैग चाहिए या बेसिक जो भी टैग के नेम होते हैं वो जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं शेयर कर दूंगा अभी। तो आई थिंक अभी 9:57 हो रहे हैं और स्टार्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक गिव योर थम अप। एंड आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी बता दीजिए। कृष्णा ओके। कितने लोग कनेक्ट हुए हैं? टोटल 12। एक्चुअली अभी मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई है तो वहाँ पे सारा टाइम निकल रहा है। कल मैं क्लास लेने वाला था बट ड्यू टू सम रीजंस मैं क्लासेस नहीं ले पाया। बट आई होप कि आज जितनी भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा इट विल हेल्प यू टू क्रैक द स्किल टेस्ट। आई एम नॉट श्योर कि मैं परफेक्शन की बात कर रहा हूँ, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी आपको होनी चाहिए तो इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्किल टेस्ट। स्क्रीन मेरी आपको आप लोगों को दिख रही है? वो भी ओके कर दीजिए एक बार। ऑडियो तो ओके है ही। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो भी क्लियर है एंड ऑडियो भी क्लियर है, तो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। सो ओके, जहाँ तक मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की पता लगा है कि उनके यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ही यूज़ हो रही है। तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो आपका डी स्पेस है। उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो फैसिलिटीज़ में आप पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप उनकी सेंट्रल लाइब्रेरी की जो जो चीज़ें हैं वो आप एक्सप्लोर करोगे। उसका एक रीज़न ये है कि जो भी स्किल टेस्ट में वो पूछेंगे वो स्किल टेस्ट अपनी लाइब्रेरी में जो भी काम हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं और जो भी प्रोसीजर दे आर फॉलोइंग, तो वो सारा काम उसी के बेसिस पर आपका स्किल टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका है फैसिलिटीज़ सेंट्रल लाइब्रेरी एंड अबाउट का तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है, कलेक्शन में देखते हैं ताकि वो क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप क्लासिफिक मतलब कलेक्शन के अंडर आओगे तो आप यहाँ कुछ चीज़ पढ़ोगे कि DDC यूज़ हो रहा है उनका, और जो कैटलॉगिंग हो रही है वो AACR सेकेंड के अकॉर्डिंग हो रही है। सिंपल एज दैट, मीनिंग ये है कि AACR जो है वो बेसिकली मार्क एंट्री ही में ही कन्वर्टेड है पूरा का पूरा, इन द सेंस कि कुछ चीज़ें वहीं से पिकअप हुई हैं। ठीक है, तो AACR मतलब वही मार्क 21 एंट्री मान के चलो आप, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो एंट्री हो रही होगी मार्क टैग के अकॉर्डिंग हो रही होगी। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा आपको रिलायबिलिटी के लिए ऑलरेडी जो टैग्स होते हैं ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं साउल में, और साउल का 3.0 वर्जन यूज़ हो रहा है। ठीक है, और आपका इसमें PhD थीसिस की ये लोग रिपोजिटरी या डेटाबेस भी क्रिएट कर रखा है इन लोगों ने, और डिजिटाइज वाला जो डाटा है आई थिंक वो सारा का सारा वो डी स्पेस पे ही यूज़ करते होंगे। तो जब फैसिलिटीज़ में आप क्लिक करोगे सेंट्रल लाइब्रेरी में जाओगे तो आप यहाँ देखोगे कि एक तो वेब ओपेक आ रहा है, एक रिमोट एक्सेस आ रहा है और एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का जस्ट मीन ये है कि वो डी स्पेस ही यूज़ कर रहे होंगे। तो डी स्पेस का डेमो में यूज़ करना बता दूँगा कि डी स्पेस में कैसे आप डेमो का यूज़ करके कैसे फाइल अपलोड करते हो, कैसे फाइल को मैनेजमेंट करते हो, वो सारी चीज़ें आपको
इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के अंडर एक डी स्पेस सॉफ्टवेयर का जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो मैं अभी शेयर करूँगा। ठीक है, मेनली एक होता है ई डेटाबेसेस। ठीक है, ई डेटाबेसेस में इन लोगों ने क्या क्या लिए हुए हैं वो आप थोड़ा रिसर्च कर लेना कि मैथ साइनेट वैभव साइंस, मतलब ये तो आई थिंक उन्होंने ई सिंधु के थ्रू खरीदा हुआ है, एंड ये उन्होंने सब्सक्रिप्शन के थ्रू खरीदा हुआ है। इंडिया स्टेट, इंडिया स्टेट भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको इन सभी डेटाबेसेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए CMI क्या है। CMI एक्चुअली स्टैटिकल डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी एक पार्टिकुलरली कंपनी का। सपोज दैट आप कॉमर्स की साइड से हो तो कॉमर्स का डाटा या स्टैटिकल डाटा जो आपको चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड तो आपको CMI डेटाबेस में मिल जाता है। मैं केवल इंट्रोडक्टरी दे रहा हूँ कि उनके पास क्या क्या ई डेटाबेसेस हैं। इंडिया स्टेट भी आपका स्टोर जो है स्टैटिकल डाटा डाउनलोड करने के लिए है, ये जो भी इंडस्ट्री वगैरह से या अदर रिलेवेंट जो भी आप स्टैटिकल डाटा आपको डाउनलोड करना है। तो बेसिकली दो टाइप के स्टैटिकल डाटा यूज होते हैं मोस्टली टाइम पे। डेलनेट का आप लोगों को पहले से ही पता होगा डेलनेट क्या है। ये इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको केवल रिक्वेस्ट करनी होती है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप डेलनेट की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक मनुपात्रा भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एज पर माई नॉलेज मनुपात्रा जो होता है लीगल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये बताने का रीज़न ये है कि सपोज दैट वो कोई एक आर्टिकल आपको डाउनलोड करने को दे देंगे कि इस वाले आर्टिकल को आप सर्च करिए दैट वन डेटाबेस में, तो उस डेटाबेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो आर्टिकल कहाँ मिल सकता है। सपोज दैट उन्होंने बोला कि कंपनी के किसी स्टैटिकल डाटा आप डाउनलोड करके दो, तो आप जाहिर सी बात है दो डेटाबेस उनका यूज़ करोगे, एक इकोनॉमिक आउटलुक और एक इंडिया स्टेट। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि IRL के थ्रू आप कोई मुझे लाइक बुक मतलब कि IRL के थ्रू मंगानी है तो आप डायनेट का यूज़ करोगे। अगर वो बोलते हैं कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके दीजिए तो आप मनुपात्रा डेटाबेस का यूज़ करोगे। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि अगर कोई भी टाइप की चीज़ वो बताते हैं डाउनलोड करने के लिए या बताने के लिए कि कोई आर्टिकल डाउनलोड करके दो, वो चाहे लीगल डेटाबेस से रिलेटेड होगा तो मनुपात्रा है। साउथ और एशिया आर्काइव इसके बारे में पढ़ लेना कि कौन कौन से टाइप का आर्टिकल या सब्जेक्ट एरिया का आर्टिकल अब आप इसमें ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि ई डेटाबेसेस उनके पास क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं आपका कि बेसिकली वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला जो मैं एक न्यूज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था और स्किल टेस्ट में पहला क्वेश्चन था कि आप ना डीडीसी अकॉर्डिंग टू डीडीसी आप क्लासीफाई करो क्लासीफाई एनी टू बुक। वो आपको दो बुक दे देंगे, उसको आपको डीडीसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। और आई थिंक क्लासीफाई आई होप ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने डीडीसी यूज़ करी होगी और डीडीसी के थ्रू आपने नंबर बनाना जान गए होंगे कि कैसे बनता है ना। अगर नहीं नहीं आता होगा तो आई विल शेयर दैट, क्योंकि अभी PDF मेरे को डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें टाइम पूरा चले जाएगा। तो आप प्लीज़ डीडीसी कैसे नंबर क्रिएट करते हो तो डीडीसी का नंबर बनाना जरूर जान लेना। और डीडीसी नंबर बनाने से पहले मतलब डीडीसी नंबर जब आप कंप्लीट करो तो दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है कि कॉल नंबर जो होगा, ठीक है, कॉल नंबर क्या होता है वो आपको पता होगा। कॉल नंबर होता है आपका क्लास नंबर। ठीक है, तो उसमें आप क्या जोड़ते हैं, आप उसका बुक नंबर डालते हैं। ठीक है, और उसके साथ में आपका कलेक्शन नंबर। ठीक है, जब ये तीन चीज़ें मर्ज हो जाती हैं उसके बाद में कॉल नंबर बन जाता है। ठीक है, किसी भी बुक का वो कॉल नंबर बनाने को दे देंगे। तो आपको पहले क्लास नंबर बनाना है, उसके बाद में बुक नंबर बनाना है, उसके बाद में आपको उसका कलेक्शन नंबर बनाना है। कलेक्शन नंबर मतलब बेसिकली ये ऑप्शनल टाइप का होता है। ठीक है, ऑप्शनल टाइप का होता है ये। तो इसमें कलेक्शन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे सपोज है मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें उन्होंने क्या करा, या ऐसे मान लो कि मैं अभी फ़िलहाल जो काम कर रहा हूँ मैं CSU में काम कर रहा हूँ, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर मेरी लाइब्रेरी में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की कुछ पब्लिकेशंस हम सेव करके रखते हैं, ठीक है, या फिर यूजर्स के लिए रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसको एक कलेक्शन नंबर दे सकते हैं कि अपनी CSU की पब्लिकेशन को हमको दिखाने के लिए आप कलेक्शन नंबर शो कर सकते हो। तो जैसे CSU
और फिर CSV के बाद में आप मतलब कलेक्शन नंबर लिखोगे। कलेक्शन नंबर से ये CSV जब लिखोगे तो इसका मतलब जो भी बुक हम वहाँ रख रहे हैं और उसमें कलेक्शन नंबर लगा रहे हैं, यानी कि हम ये जो बुक है वो हमारी खुद की पब्लिकेशन और एक सिंगुलरिटी में कलेक्शन नंबर के बारे में बता रही है। ये आपकी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन है। ठीक है, इस टाइप से आप नंबर जनरेट करते टाइम पे कलेक्शन नंबर ऑप्शनल रहता है, क्लास नंबर, दोनों चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर बनाओगे। क्लास नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? थ्रू द जो भी DDC बुक है, जो भी DDC की आपको कोई सी भी एडिशन की बुक दी जाएगी, ठीक है, उसके थ्रू आप बनाओगे। प्लस बुक नंबर बनाने के एक ही होता है, मतलब एडिटर के केस में अलग होता है, और आपका जो अगर ऑथर है सिंगल ऑथर है, सपोज दैट कोई एक बुक है ये, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइब्रेरीज 5.0 बुक है, ठीक है, और इसका बाय मेरे थ्रू है साकेत शर्मा। सपोज दैट मैंने एक बुक बनाई और मैं उसका सिंगल ऑथर हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि इसका बुक नंबर कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। बुक नंबर बनाने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा जो ऑथर होता है ऑथर का सर नेम, ठीक है, ऑथर के सर नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स लेते हैं, यानी कि सा, ठीक है, फिर डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद में जो टाइटल होता है, टाइटल में जो भी फर्स्ट लेटर आएगा फर्स्ट वर्ड का उसको हम लिखते हैं, तो ये आपका ये बुक नंबर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुक नंबर बना लोगे, और उसके बाद में जब ये दोनों नंबर एक साथ लिख दोगे तो उसका कॉल नंबर बन जाएगा। कलेक्शन नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑप्शनल है, बनाना चाहो बना देना, नहीं बनाना चाहो वो आपको डिपेंड करेगा कि बुक किस सेंस में या किस चीज़ के लिए है वो। ठीक है, कभी कभार क्या केसेस होते हैं, आपने देखा होगा कई बुक्स के आगे AN या फिर दा लिखा होता है, या फिर लिखा होता है ए। हमेशा जब भी आप बुक नंबर बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मैंने बताया कि ऑथर का लास्ट का सरनेम के बाद में जो आप टाइटल का फर्स्ट लेटर लेते हो वो कभी इन तीनों वर्ड को नहीं लोगे। ठीक है, हमेशा इनको ऑब्लिट या ओमिट करा जाता है, हमेशा आप इनको ओमिट करोगे, एंड द और ए को। मेरी आवाज़ आ रही है, क्लैरिटी, ऑल क्लियर है अभी? प्लीज़ मुझे फीडबैक दो, क्योंकि मैं तभी कुछ लाइक मैच्योरिटी के साथ फिर आगे बढ़ूँ। एक डीडीसी से कोई नंबर बना के दिखा दो ना सर। भाई जी, DDC से नंबर बनाने के लिए ना मुझे DDC की बुक चाहिए, ठीक है, तो DDC का बुक, अगर आप वैसे बोल रहे हो कि DDC का प्रॉपर नंबर आप सर्च करके दिखाओ कैसे जनरेट होगा, तो भाई जी उसमें कम से कम मुझे चाहिए 1 घंटा। पहली बात तो वो अगर आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में होगी कि आपने DDC पे पहले काम करा होगा तो भाई वो आप कर लोगे। ये काम टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि DDC का नंबर कैसे बनाते हैं, आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, तो किसी भी 1000 वीडियो में से 2 वीडियो आप देख लेना, तो उसमें से आपका DDC नंबर आप बनाना जान जाओगे। ठीक है, वो काम मेरा नहीं है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अदर क्वेश्चन ना फिर छूट जाएंगे आपके, समझ रहे हो, तो डीडीसी नंबर आप अपने एंड पे कर लेना। बाकी में जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट है, कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं DDC नंबर बनाना भी सिखा दूंगा। अभी मैं केवल ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे दूँ कि वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर आप लिख सकते हो या कर सकते हो। ठीक है, तो DDC नंबर को मैं अभी ऑमिट कर रहा हूँ। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों की, कि आप कैसे किसी का फ़ोन नंबर बना के दोगे, जो भी वो बुक आपको दे देंगे। वो 2 बुक दे सकते हैं, 3 बुक दे सकते हैं, जितनी भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये वाला पहला क्वेश्चन ये कन्फर्मेटी के साथ आएगा कि आपको ये करके ही आना है। ठीक है, ये इनको मतलब ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसको ये मत समझना कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एक आना ही आना है। तो आप DDC नंबर बनाना सीख लेना कि DDC का नंबर हम कैसे जनरेट करते हैं, और जो भी बस जैसी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने बता दी। अब मैं एक केस और बता दे रहा हूँ इसमें। एक केस क्या होता है, आपने कहीं कहीं बुकों पे ये लिखा होगा, देखा होगा एडिटेड बाय, ठीक है, एडिटेड बाय का केस ये होता है कि जो ये बुक लिखी गई है लाइब्रेरी 5.0, वो मैंने नहीं लिखी है, केवल मैंने केवल उस बुक का एडिट करा है। एडिट का मतलब कुछ भी मुझे नई चीज़ें लगी कि हाँ ये होनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसका मतलब ही एडिटेड बाय का मतलब है, यानी कि उसके उस बुक के अंदर जो भी कंटेंट लिखा गया है वो मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, उसके अंदर अलग अलग ऑथर ने अपने बुक चैप्टर सबमिट करे थे, उसके बाद मैंने उस बुक को एडिट करा, देन मैंने उसको पब्लिश करा। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपने बुक
एडिटेड बाय लिखा देखा होगा, तो इस केस में हमेशा क्या करते हैं कि आप जो टाइटल होता है, ठीक है, उस टाइटल मतलब जो एडिटर होगा, ठीक है, एडिटर का सरनेम लिखेंगे, उसके बाद में ये डैश लगा के छोड़ देंगे, यानी कि टाइटल का फर्स्ट लेटर नहीं लगाएंगे। उस केस में एडिटेड बाय के केस में आप केवल उनका सरनेम का 3 लेटर्स एंड उसके बाद में डैश लगा के उसको लीव कर देंगे। तो ये 2 केसेस आते हैं, उसके अलावा और कोई केस नहीं आता, चाहे वो कंपाइलर हो, ट्रांसलेटर हो, या कोई और भी अदर केसेस आते हैं। अगर कोई सिंगल ऑथर या डबल ऑथर या थ्री ऑथर्स का केस आ रहा है, तो उसको आप नहीं देखेंगे, फर्स्ट ऑथर को ही देखेंगे। लेकिन जहाँ पे भी एडिटेड बाय या फिर आप कई बार देखते हैं ट्रांसलेटेड बाय, ठीक है, या फिर लिखा होता है कि लाइक कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, तो उस केस में हमेशा हम क्या करेंगे, सरनेम फिर डैश फिर उसके बाद हम उसको लीव कर देंगे, ये बुक नंबर बनाने के लिए। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल है दैट बुक नंबर कैसा दिखेगा। जैसे सपोज दैट मेरी लाइब्रेरी का 0.25 नंबर होता है, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि डीडीसी नंबर जो लाइब्रेरी 5.0 का है वो 02.25 है, ठीक है, ये मैंने मान के चला हूँ। उसके बाद में मैं इसका क्या लिखाया मैंने, इसके बाद में उसका बुक नंबर लिख दिया, बुक नंबर क्या बनेगा इसका ये, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिटेड वाला केस हटा देता हूँ अभी, ठीक है, बाय का मतलब मैंने ये बुक लिखी है, तो और उसके बाद में ये आपका फाइनल कॉल नंबर बन जाएगा। कलेक्शन नंबर है तो कलेक्शन नंबर आप आगे लिख दोगे, जैसे सपोज दैट ये बुक जो है वो मेरा कलेक्शन है, या फिर ये बोल सकता हूँ कि मान लो ये सी एस यू का कलेक्शन है, ठीक है, सी एस यू का कलेक्शन है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, CSU आगे लिख दूंगा, उसके बाद में ये आपका टोटल कॉल नंबर बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक नंबर आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, 2 बुक का या 3 बुक का, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभार क्या होता है, वो बोलते थे कि सर्च एन आर्टिकल, ठीक है, सर्च एन आर्टिकल ऑन सब्जेक्ट या टाइटल बोल देंगे, सपोज दैट मतलब कोई भी सब्जेक्ट मान के चलो, ऑन सब्जेक्ट लाइब्रेरी 4.0, सब्जेक्ट नहीं टाइटल बोल देता हूँ, ठीक है, टाइटल, ठीक है, सर्च एन आर्टिकल ऑन टाइटल लाइब्रेरी 4.0 विच इज ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का मतलब वो आप आर्टिकल डाउनलोड करके कहीं सेव कर सकते हो, एंड सेव इट इनटू एनी फोल्डर, ठीक है। अब देखो, या तो वो एक कंडीशन ये लगा सकते हैं कि आप डाउनलोड थ्रू गूगल स्कॉलर, लाइक गूगल मतलब जो आपको सर्च करना है वो आप गूगल स्कॉलर के थ्रू करो, ठीक है। मोस्टली प्रोमिनेंटली जो यूज़ होता है वो गूगल स्कॉलर होता है, बाकी ई डेटाबेसेस काफ़ी कई सारे हैं सर्चिंग वाले, मेनली हर जगह मोस्टली टाइम आपको गूगल स्कॉलर ही देते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक साइंस डायरेक्ट दे देंगे। अब साइंस डायरेक्ट के केस में क्या हो सकता है, कुछ ओपन एक्सेस हो सकते हैं और कुछ आपके क्या हो सकते हैं क्लोज एक्सेस, यानी कि जो परचेस वाले हैं, ठीक है, परचेस वाले जिसे हम बोल देते हैं कि कुछ परचेज हो सकते हैं, तो आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, उनका आप लिंक प्रोवाइड कर दो। तो ये सेकंड वाला टास्क मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे होगा। आप सबसे पहले अपने सबसे पहले आप गूगल पे आओगे, है ना, और उसके बाद में गूगल स्कॉलर सर्च करोगे। गूगल स्कॉलर पे पहला ही लिंक आपको गूगल स्कॉलर का आ जाएगा, ठीक है। हमें सिंपली एज दैट, एक तो आप तरीका ये है कि लाइब्रेरी 4.0 यहाँ डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे डालने के बाद में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सर्च करने के बाद में आप इस फाइल को क्या बोलते हैं, हाँ, ज, जैसे कि जिसके आगे PDF लिखा आएगा, यानी कि वो फाइल आपकी क्या है, डाउनलोडेबल है। जिस फाइल के आगे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है, यानी कि सब्सक्रिप्शन वाले हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट मीनिंग ये होता है। और जहाँ PDF लिखा आ रहा है, यानी कि वो फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो एंड एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जिसके आगे PDF नहीं आ रहा है, तो आप कोई सा भी एक डाउनलोड करके दे दो, ऐसा नहीं होता कि लाइक उनको प्रॉपर टाइटल चाहिए। सपोज दैट उन्होंने ये मान के चले कि ये वाला टाइटल उन्होंने हमें दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। सपोज दैट वो बोल देंगे आपको कि सर्च दिस आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये लाइब्रेरी 4.0 लिखा है, वो हो सकता है ये वाला टाइटल लिख के भेज देंगे आपको कि इस वाले टाइटल को आप डाउनलोड को मतलब गूगल स्कॉलर की हेल्प से सर्च करो एंड देन डाउनलोड करो,
तो आप क्या कर सकते हो, मैंने वही बताया कि इसी पेज में आप जाओगे, मैं बैक से दिखा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे आप टाइटल डालोगे एंड सर्च कर दोगे, ठीक है। तो ये सीधे वही फाइल ओपन होकर आ गई। आप इसको ओपन करोगे और डाउनलोड करके जिस भी फोल्डर में वो आपको बोल रहे होंगे वहाँ सेव करके रख दोगे, ठीक है। ये फाइल आप डाउनलोड कर लो और इस तरीके से आपको एक आर्टिकल डाउनलोड करने के लिए बोल दिया जाएगा। अब इस केस में सपोज दैट मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये आपका फाइल डाउनलोड हो गई और ये फाइल आप किसी भी फोल्डर में रख देना जिसमें वो एज ए क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल स्कॉलर की हेल्प से हमने किसी दिए गए टाइटल पे एक आर्टिकल डाउनलोड करके सेव कर लिया है। सपोज दैट वो कंडीशन ये दे देते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज दैट वो लाइब्रेरी 5.0 बोलते हैं, विद दैट कंडीशन लाइब्रेरी 4.0 नहीं कि लाइब्रेरी का ऊपर कोई 5 आर्टिकल आपको डाउनलोड करने हैं। सर्च एन आर्टिकल एंड डाउनलोड विच इज हैविंग कीवर्ड और टाइटल, लाइक टाइटल बोल लो, कीवर्ड टाइटल कि लाइब्रेरी 4.0 होना चाहिए और कुछ कंडीशन ये लगा देंगे कि विच इज पब्लिश्ड इन 2024 and like there is some like the author name starts with, मैं ऐसी कंडीशन लेके चल रहा हूँ सपोज दैट ऐसे कि जिसका सरनेम में मतलब नाम में शर्मा आता हो, ठीक है। सपोज दैट ऐसी कंडीशन लेके चल रहा हूँ। ये हो नहीं सकता कि सच हो कि वो कोई सा ऑथर हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ। अब इसको कैसे सर्च करेंगे, इतना पार्टिकुलरली उन्होंने बोला है कि इस ऑथर का नाम होना चाहिए, ऑथर नेम होना चाहिए और आपका टाइटल ये होना चाहिए, ठीक है। और कीवर्ड आपका मतलब कीवर्ड टाइटल ये होना चाहिए एंड पब्लिश हुआ होना चाहिए 2024 में। मैं इसको 2023 कर लेता हूँ, ठीक है। 2023 एंड ऑथर नेम स्टार्ट्स विथ सच एंड सच, ठीक है। वो किस तरीके से आप गूगल स्कॉलर पे करोगे, आप क्या करोगे, बैक एंड मैं गूगल स्कॉलर पर फिर दोबारा जा रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेस ये आ गया, आप यहाँ क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यह एडवांस सर्च आता है। एडवांस सर्च में आप क्या करोगे, लाइब्रेरी जो पहला कंडीशन ये है विद ऑल ऑफ द वर्ड्स, इसमें आप लाइब्रेरी 4.0 डालोगे, ठीक है। एग्जैक्ट फ्रेज का मतलब होता है कोई भी वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट जैसा आपने लिखा है वैसे ही आपको वो वर्ड टाइटल में दिखना चाहिए। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं इस वाले को, विद लेट एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स, यानी कि कोई एक एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक वर्ड तो दिखना ही चाहिए। वो आप कंडीशन लगा सकते हो, जैसे लाइब्रेरी कंडीशन लगा दी कि एक वर्ड कम से कम लाइब्रेरी वर्ड होना ही चाहिए। विदाउट द वर्ड्स, विदाउट द वर्ड्स उस केस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे एक कंडीशन दी गई थी कि आपको जो आर्टिकल डाउनलोड करने हैं वो इंडिया के मतलब जो सार्क कंट्रीज हैं उनके करने हैं, चाइना का नहीं करना है। तो आप उस केस में चाइना वर्ड लिख सकते हो कि चाइना वर्ड का मतलब चाइना कंट्री का आपको आर्टिकल नहीं चाहिए, तो विदाउट द वर्ड जिसमें चाइना नहीं आ रहा हो तो वो आप आर्टिकल हम सर्च कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो भी वर्ड्स हैं वो कहाँ अकर होने चाहिए, एनीवेयर इन द टाइप आर्टिकल। आर्टिकल मतलब आर्टिकल पूरा होता है, उस आर्टिकल में पूरे में से कहीं पे भी अगर ये लाइब्रेरी 4.0 लिखा हो तो मुझे वो आर्टिकल शो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, यानी कि टाइटल के अंदर लाइब्रेरी 4.0 दिखना चाहिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है कि अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। आर्टिकल के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है। रिटन आर्टिकल्स ऑथर्ड बाय, मैंने ऑथर की कंडीशन बताई थी। ऑथर के कंडीशन में क्या है, शर्मा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल रिटन आर्टिकल पब्लिश इन, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो भी आपका मतलब कि जर्नल का नाम है वो आप जर्नल का नाम लिख सकते हो अगर वो कंडीशन लगा के दे रहे हैं। सपोज दैट उन्होंने मतलब कोई भी आर्टिकल मतलब जो है वो अगर मतलब जर्नल का नाम दे रखा है तो जर्नल का नाम आप यहाँ लिखोगे। अब इसमें रिटर्न आर्टिकल डेटेड बिटवीन, तो जो भी आर्टिकल आपका 2024 है जैसे ये है तो आप यहाँ क्या करोगे 2024 या 2023 से लेके मुझे कहाँ तक का चाहिए 2024 तक का, तो मैं अगर ये नहीं भी डालूंगा तो भी आज की डेट तक का ये देखेगा। तो इस वजह से यहाँ 2023 मैंने डाल दिया। तो जो भी कंडीशन उन्होंने हमसे बोली थी वो ऑलरेडी मैंने सारी फिलअप कर दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर्टिकल यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आर्टिकल जो आपको रिलेवेंटली चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे। ये इसलिए कंडीशन आ रही है कि डिड नॉट मैच आर्टिकल, यानी कि 2023 के अंदर कोई ऐसा ऑथर नहीं था जिसके सरनेम में या नेम में शर्मा आया हो।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इसी कंडीशन में मैं शर्मा हटा देता हूँ, ठीक है, और 2023 लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से अगर आपको ऑथर का नाम, जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये ऑथर है, ठीक है, इस आर्टिकल का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आर्टिकल का नाम क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी 4.0, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका ऑथर का नाम हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑथर का नाम क्या है आपका, ऑथर का नाम है आपका साइप वापा। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं कि वो कंडीशन हमें ये दे सकते हैं कि इस ऑथर का होना चाहिए, तो ये साइप वापा, ठीक है, उसका मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, और हमसे बोल दे कि आपको इस वाले जर्नल में देखना है। ठीक है, तो जैसे कि जर्नल एंड सर्च इन जर्नल विच नेम इज दैट वन। ठीक है, तो इसको कैसे सर्च करोगे, वही तरीका मैंने बताया कि गूगल स्कॉलर यहाँ पे आएंगे, सर्च पे जाएंगे, एडवांस में लाइब्रेरी 4.0 डालेंगे, केवल कीवर्ड डाल रहा हूँ मैं, है ना, एटलीस्ट वन वर्ड ये जानने की जरूरत नहीं है। एनीवे इन द टाइटल, नहीं, इन द टाइटल में हमारा मैच होना चाहिए। ऑथर्ड बाय, तो ऑथर्ड में आप जो ऑथर अभी हमने कॉपी करा है उस ऑथर का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये नाम ले लिया, इसको मैं यहाँ पेस्ट, ठीक है, यहाँ मैंने नाम डाल दिया इसका, आई थिंक कॉपी नहीं हो रहा, साई वापा, साई वापा। ठीक है, ये नाम मैंने डाल दिया। आर्टिकल पब्लिश्ड इन, यानी जर्नल का नाम डालना है हमें, तो जर्नल का नाम ये दे रखा, द जर्नल ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, यहाँ मैंने जर्नल का नाम डाल दिया। ईयर डालने की जरूरत है नहीं, ईयर बोलें तो ईयर आप डाल के दे देंगे। तो ये आर्टिकल वही डाउनलोड दिख जाएगा जो अभी हमने करा था। तो इस तरीके से आप पार्टिकुलरली कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, जो भी वो आपको टास्क असाइन करेंगे डाउनलोड करने के लिए। आई होप कि ये वाला जो सेंस है वो आपका क्लियर हो चुका होगा कि आप किस तरीके से कोई भी एक आर्टिकल डाउनलोड करके दे सकते हैं जो कि आपको गूगल स्कॉलर से सर्च करना है। एक्चुअली गूगल स्कॉलर क्या करता है, चीज़ों की इंडेक्सिंग करता है, और इंडेक्सिंग आई होप कि आप सबको पता होगी ऑलरेडी कि इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है। कोई भी चीज़ कहीं भी हमें जल्दी ढूंढनी है तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू जाते हो कि इंडेक्स में वो ऑथर की सारी चीज़ें एक जगह आ जाती हैं, या कोई टाइटल की चीज़ें एक जगह आ जाती हैं, तो इंडेक्सिंग इस वजह से करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा कि गूगल स्कॉलर से या साइन डायरेक्ट से करने को दे देंगे, तो साइन डायरेक्ट भी सेम वही चीज़ करता है जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट हमें साइन डायरेक्ट से सर्च करने को बोला, तो साइन डायरेक्ट पे हम पहले सर्च करेंगे, यानी गूगल में साइन डायरेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में पहला ही लिंक दे रखा है, तो पहले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम या तो इस तरीके से नॉर्मली ढूंढ सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एडवांस सर्च का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने गूगल स्कॉलर का यूज़ करा। ठीक है, लाइब्रेरी 5.0 डालेंगे हम इसमें, किस वाले जर्नल में देखना है, तो जर्नल का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, किस वाले जर्नल में आपको आर्टिकल ढूंढना है, कोई सा भी लाइब्रेरी 4.0 के नाम से। ठीक है, तो आपका ये पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में ऑथर्स का नाम डालना है, अगर आपके पास ऑथर है दिया होगा उनकी थ्रू। ठीक है, तो कॉपी करना है, इसके बाद में इसको सर्च करना है, और उसके बाद में इसको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि केवल एक आर्टिकल निकल के आ गया। तो अगर वो बोलते हैं कि आपको साइन डायरेक्ट के थ्रू करना है, तो आप ज़रा ये नोटिस कर रहे होंगे कि हम जब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये अभी एक्सेस में नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे तरीके से एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे लिखा रहा है एक्सेस थ्रू योर इंस्टीट्यूशन या परचेज पीडीएफ, यानी कि ये जो है ओपन एक्सेस नहीं है, यानी कि पीडीएफ हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसका जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेंगे, एंड हम उसकी जगह पे जहाँ पे भी वो बोलेंगे, तो हम जैसे कि लिंक टू डाउनलोड, फिर हैश लगा के उसके बाद में ये लिंक दे देंगे, ताकि उनको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि इस बच्चे ने ये आर्टिकल ढूंढ लिया है, और उसके थ्रू आप वहीं पहुँचोगे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में। ठीक है, इस तरीके से आपका आई थिंक ये आर्टिकल ढूंढने वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
अब मैं थर्ड चीज़ पे आता हूँ जो कि वो बेसिकली हर टाइम पूछते ही हैं, क्रिएट 5 स्लाइड्स ऑन, कोई भी टाइटल दे देंगे, जैसे टाइटल दे देंगे आपका लॉज ऑफ, मतलब कोई सा भी टाइटल दे देंगे, आप कुछ फॉर्मेटिंग दे देंगे, ठीक है, लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। और आई होप कि आप लोग पीपीटी को ऑलरेडी काम करा होगा, तो मुझे ये क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो ये काम आपने ऑलरेडी कर लिया होगा कि आपको कोई 5 स्लाइड्स बनानी है तो फॉर्मेटिंग करने को बोल देंगे। फॉर्मेटिंग क्या कि टाइटल आपका 14 साइज़ का होना चाहिए, टाइटल आपका इटैलिक होना चाहिए, ठीक है, टाइटल आपका बोल्ड होना चाहिए। तो आई थिंक एडिटिंग वाले काम आप पीपीटी में ऑलरेडी अपने सेटअप माइंड से कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इसके ऊपर मुझे चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला कंप्लीट एंड ये वाली चीज़ कंप्लीट। तो आपका क्लासिफिकेशन कैटलॉग क्लासिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। सेकंड आपका आर्टिकल सर्चिंग हो गया है, तीसरा आपका पीपीटी स्लाइड हो गया है, फोर्थ आपका आता है, मतलब 3 लिखा हुआ है, फोर्थ आपका यहाँ पे आएगा, मैं लिख देता हूँ अलग से कि वो आपसे जैसे कि डू ए मेल मर्ज इन do a mail merge in MS Word and prepare the letters for book recommendation from the faculty, ठीक है। मैं अभी रैंडमली ऐसे ही ले रहा हूँ कि वो कुछ डाटा आपको दे देंगे, ये वाला जो डाटा होगा वो ऑलरेडी दे के देंगे कि आपको लेटर में क्या लिखना है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ केवल कि वो फैकल्टी को आपको क्या करना है, डू ए मेल मर्ज आपको यूज़ करना है MS वर्ड में, एंड प्रिपेयर द लेटर्स फॉर बिग रिकमेंडेशन फ्रॉम द फैकल्टी। आप सिंपली, मैं अभी केवल जो सैम्पल ले रहा हूँ वो चैट जीपीटी के थ्रू ले लूँगा कि क्या सैम्पल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं राइट ए ड्राफ्ट फॉर letter for taking the book recommendation from the faculty। आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक आई होप कि अभी तक जो चीज़ें समझाई होंगी वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या था, मैंने बताया बुक रिकमेंडेशन फॉर्म आपको मंगाना है। तो अभी मैंने एक तो चैट जीपीटी के थ्रू प्रॉम्प्ट रन करके ये डाटा मैंने डाल लिया है, ठीक है। तो आपको मेल मर्ज का ऑप्शन करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको एक सिंगल पेज लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसको पेस्ट कर देना है, डाटा जो भी आपको देंगे वो डाटा आप टाइप कर लेना। उसके बाद में ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको मैनुअली फिल नहीं करनी है। सपोज डाटा का 10 लोगों को भेजना है मेल, तो हम सबके लिए थोड़ी ना करेंगे कि हर योर नेम लिखेंगे, योर पोजीशन लिखेंगे, लाइब्रेरी नेम लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन नेम लिखेंगे। ये सब चीज़ें हम हटाने के लिए मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेल मर्ज का ऑप्शन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो MS वर्ड है उसमें मेलिंग का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। मेलिंग में आप इस देखेंगे कि एक स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है सेलेक्ट रिसिपिएंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम जो है वो हमें पहले रिसिपिएंट की लिस्ट बनानी है। रिसिपिएंट यानी कि जिन जिन लोगों को हमें सेंड करना है उनकी पहले ही हम एक डाटा फिलअप करके रखेंगे, नेम, सरनेम एंड ऑल थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड होंगी, जो भी यहाँ पे पुटअप करने के लिए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे। टाइटल हमें क्या रखना है, सपोज दैट ऑथर टाइटल रख लेते हैं। जैसे पहला जो पर्सन है वो मैं ही हूँ जिसे मेल भेजनी है। कंपनी नेम जैसे सपोज दैट जो भी उसका कंपनी नेम है, ठीक है। एड्रेस लाइन आप लिख दोगे, जैसे E55 है मेरा, ठीक है। सेकंड एड्रेस लाइन, मतलब फर्स्ट एड्रेस लाइन आपका हो जाएगा वृंदावन गार्डन, ठीक है। और उसके बाद में चिपियाना बुजुर्ग, सेकंड लाइन। उसके बाद में मेरी सिटी का नाम ग्रेटर नोएडा, ठीक है। उसके बाद में स्टेट जो मेरा पड़ रहा है उत्तर प्रदेश पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जिप कोड मेरा पड़ता है 201307, है ना। इस तरीके से कंट्री आपकी इंडिया पड़ रही है। होम फ़ोन डालना चाहो तो डाल दो,
वर्क फ़ोन डालना है, एक नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस, जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस जो है sarma.saket166@gmail.com। इस तरीके से आप जितने भी रिसिपिएंट होंगे, सपोज दैट मैं इसी एक और एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैं एंट्री कर देता हूँ, जैसे मनोज कर दिया, ठीक है। शर्मा, ये जो है आपके ICPR से हैं, ठीक है। इनका एड्रेस मान लो मयूर विहार है, ठीक है। एड्रेस लाइन आप जो भी सेकंड डालना चाहो, जैसे मयूर विहार आपका आई थिंक नॉर्थ दिल्ली, सपोज दैट नॉर्थ दिल्ली में है, ये दिल्ली पड़ेगा क्योंकि सिटी है आपकी, ये आ जाएगी, और ये न्यू दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जिप कोड जो भी है 00002, ठीक है। उसके बाद में इंडिया, एंड फ़ोन नंबर मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेल ID डाल रहा हूँ, जैसे सपोज दैट sarma.manoj145@gmail.com, ठीक है। उसके बाद में ये मैं क्या करूँगा, ये लिस्ट मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद में ये मेरे से सेव करने के लिए बोलेगा, तो मैं सेव कर देता हूँ, जैसे ICSR के नाम से डाल देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, एंड उसके बाद में मेरी जो लिस्ट चाहिए मुझे वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ये जो कंटेंट मुझे डालना है। किसी भी लेटर में आपको पता है ऊपर जो होता है सेम कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत बस नाम ही चेंज होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे नोटिस करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे, टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो टाइटल क्या आपका वही जो टाइटल मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है कि लाइब्रेरी जो भी मैंने डाला था, ठीक है। अगर आप उसके बाद में सपोज दैट उसके बाद में फर्स्ट नेम आता है, ठीक है। फर्स्ट नेम जैसे सेकंड लाइन में आना चाहिए, तो ये आगे रख देंगे हम। इसके बाद में जाहिर सी बात है फर्स्ट नेम के बाद में सेकंड नेम भी आएगा, मतलब लास्ट नेम हम यहाँ रख देंगे। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, अगली लाइन में आप उसका, आपको पता होगा उसका जो भी इंस्टीट्यूट नेम होता है वो डालते हैं, इंस्टीट्यूट नेम आपका ये आ जाएगा, और इस इंस्टीट्यूट का नेम जो भी उसका एरिया लाइन है वो आप डाल देंगे। ज़्यादातर हम सिटी और स्टेट ही रखते हैं और जिप कोड रखते हैं, तो सिटी यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ स्टेट डाल दिया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे जिप कोड डाल दिया। जिप कोड हमेशा नेक्स्ट लाइन में आता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। अगर सपोज दैट मुझे ईमेल जो डालना है, मैं ईमेल लास्ट में रखना चाहता हूँ अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी अपना नाम डालूंगा, मतलब यहाँ पे तो फर्स्ट नेम अपना यहाँ डाल दूंगा, बेस्ट रिगार्ड के बाद में मेरा ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आना चाहिए, और उसके बाद में अगली लाइन में मेरा क्या आना चाहिए, ईमेल ID, ठीक है। तो इस तरीके से जो 20 का कंटेंट है वो सबके लिए सेम है, जितने भी लिस्ट में बंदे होंगे उनके अकॉर्डिंग सारी ये डिटेल्स अपने आप होती जाएगी। तो ये सारा हो चुका है, मतलब कि अब जो हमें देखना है कि आगे कि ये प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि फाइंड रेसिपिएंट पे देख के एक एक करके देख सकते हो। जैसे मान लो सपोज दैट मेरे को चेक करना है कि डिटेल सही से डली है कि नहीं डली है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे करूँगा। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, प्रिंट डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, या सीधे मेल करना चाहते हो। मैं केवल अभी एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ, तो एडिट वाले पे क्लिक करूँगा, और ऑल के बाद में ऑल मतलब मर्ज रिकॉर्ड का मतलब एक ही सिंगल फाइल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अपने आप ही नाम आ गया, जो मैंने टाइटल डाला था नाम मेरा आ गया, प्लेस का नाम मतलब जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है, उसके बाद में आपका एड्रेस एंड पिन कोड। लास्ट में देखो मैंने ईमेल डाले थे तो ईमेल अपने आप आ गए। अब ये पहला लेटर है, सेकंड लेटर आपका नीचे जो सेकंड डिटेल जिसकी डाली थी मैंने, ठीक है। सेकंड डिटेल आपकी इनकी आ गई, और इनकी मेल ID भी आ गई होगी उसके अकॉर्डिंग। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आपको 1000 लोगों को या मैक्सिमम लोगों को एक साथ सेम कंटेंट भेजना होता है, जिसका मतलब बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट सेम होता है, तो आप मेल मर्ज का यूज़ करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेल मर्जिंग का डेफिनेटली आई एम श्योर कि आएगा ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि हमसे जो पूछते हैं कि प्रिपेयर, सपोज दैट कि मैं एक सैंपल ले लेता हूँ, सैंपल किस चीज़ का, कि गिव मी ए सैंपल ऑफ क्वेश्चन whose APA reference I have to create।
मैंने क्या करा है, इसका एक सिंपल सा सेस मतलब सिंपल सा एक वो ले लिया है फॉर्मेट, ताकि सपोज दैट वो आपको क्वेश्चन देंगे क्रिएट एन एपीआई रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग बुक। ठीक है, इस तरीके से मैं ये क्या करूँगा, मैं एक सैम्पल ले लेता हूँ। सैम्पल बनाने के लिए बोल देगा तो सैम्पल इसका मुझे बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो क्रिएट एन एपीआई रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग बुक। आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, या तो आपको फॉर्मेट पता हो कि आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट इन द सेंस आपको आई थिंक एपीआई 7th एडिशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आई होप ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने रेफरेंस क्रिएट करा होगा कभी भी किसी भी बुक के एपीआई बनाने में। ठीक है, अब इसका कैसे बना सकते हैं, दो तरीके। आप तो एक तो आप मैनुअली बना सकते हो। मैनुअली कैसे बनता है भाई, कि मैनुअली में क्या होता है, सबसे पहले आपका ऑथर होता है। ऑथर का क्या करते हैं, पहले सरनेम लिखते हैं। ठीक है, जॉन सन। ठीक है, उसके बाद में उसका क्या करते हैं, फर्स्ट नेम का मतलब फर्स्ट नेम लिख के उसका फर्स्ट लेटर लिख के डॉट लगा देते हैं ब्रैकेट में। आपका जो भी उसका पब्लिकेशन ईयर है 2021 लिखते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद में उसका टाइटल लिखते हैं डॉट लगा के, फिर उसका टाइटल। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद में उसका जो वॉल्यूम और एडिशन वगैरह होता है ये बुक का है। ठीक है, अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के हिसाब से लिखा जाएगा। तो मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि आप मैनुअली अपने आप तैयार कर लोगे, लेकिन मैं अभी आपको एक तरीका और बताता हूँ कि आप किस तरीके से ईजिली कर पाओगे। आप एम एस ऑफिस यूज जब करोगे, मतलब एम एस वर्ड, तो उसी में एक ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे रेफरेंसेस का। ठीक है, रेफरेंसेस में आप जाके इंसर्ट साइटेशन भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज दैट आपको इंसर्ट साइटेशन में एक ऐड न्यू रिसोर्स पे क्लिक करना है। ऐड न्यू रिसोर्सेज में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आप पहले ये देखेंगे कि हमने जो ये रिसोर्स हमें बनाने के लिए दिया गया है वो एक्चुअल में है क्या, मतलब एक बुक है, आर्टिकल है, क्या है। यहाँ से पता लग रहा है कि एडिशन जो होता है वो आपका हमेशा बुक में होता है। ठीक है, यानी बुक है तो बुक के लिए क्या करेंगे हम, अभी इसी में आएंगे इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू रिसोर्स। उसके बाद में ऑथर का नाम यहाँ डाल देंगे। ऑथर का नाम हम डालेंगे तो ऑथर का नाम डालने के लिए मैं अभी उसको यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, ऑथर का नाम क्या है, सारा जॉनसन। ठीक है, सारा जॉनसन मैं टाइप कर दूँगा यहाँ पे। सारा जॉनसन मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद में टाइटल डालना है। टाइटल क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये डाल दिया। अभी ये मैंने यहाँ पे बुक्स मुझे चूज़ करना है। ठीक है, मैं गलती से भी जनरल आर्टिकल चूज़ करा हुआ था, तो बुक चूज़ करा हुआ तो कुछ कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, बुक चूज़ करा हुआ है। उसके बाद में टाइटल डाल दिया, फिर ईयर डालेंगे। ईयर आपका क्या है, 2021। ठीक है, उसके बाद में सिटी ऑफ पब्लिकेशन। तो सिटी ऑफ पब्लिकेशन सपोज दैट ये एकेडमिक पब्लिशर दे रखा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो ऑलरेडी मतलब आप कुछ नहीं भी दिया है तो अपनी साइड से मान के चलना। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है, मतलब दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पब्लिशर एकेडमिक प्रेस है। एकेडमिक प्रेस मैं ये मान के चलता हूँ कि वो मतलब यूके की है। ठीक है, सपोज दैट मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड नहीं, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके बाद में पब्लिशर का नाम, पब्लिशर का नाम ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, एकेडमिक प्रेस। ठीक है, उसके बाद में आप ज़रा देखोगे कि ऑलरेडी इसने उस फॉर्मेट में बना दिया है। यदि उसका सरनेम था, मतलब सॉरी सरनेम नहीं, जो भी उसका लास्ट नेम पहले आ गया तो कॉमा लगा के उसने फर्स्ट नेम लिख दिया। अब हमेशा ध्यान रखोगे, लैंग्वेज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद में सो जब आप शो और बिब्लियोग्राफी डिटेल पे क्लिक करोगे तो वो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। इसमें जो एडिटर का नाम हो गया, एडिट हो गया, एडिटर मतलब कौन सा नंबर का एडिशन है, तो जैसे एडिशन नंबर इसका सेकंड एडिशन दे रखा है। ठीक है, सेकंड एडिशन हम कॉपी करेंगे। उसके बाद में इसका मान लो एक एक्सेस वाला यूआरएल डीओआई दे रखा है। ठीक है, डीओआई यहाँ से लेंगे। ठीक है, डी वाई यहाँ डाल देंगे। तो जो बेसिक डिटेल हमें दे रखी थी वो सारे हमने डाल दिए। तो मैं इसे ओके पे क्लिक करूँगा। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, इन टेस्ट साइटेशन बोलते हैं। जब भी आपने कभी देखा होगा, जब भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में हम इस तरीके से पैटर्न लिखते हैं हमेशा। फर्स्ट मतलब लास्ट नेम, सॉरी फर्स्ट जो भी लास्ट नेम होता है, आई थिंक फर्स्ट नेम या लास्ट नेम होता है, आई एम कन्फ्यूज। हाँ, लास्ट नेम फिर कॉमा लगा के ईयर और फिर वो ब्रैकेट में, फिर उसका जो बाद में जो भी हमने चीज़ सीखी है उनसे वो सारा लिख देते हैं। अभी ये इन टेस्ट साइटेशन है।
वो आपसे इन टेस्ट साइटेशन करने को नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप इसका रेफरेंस क्रिएट करो, ठीक है। और डिटेल्स हमने इसकी ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप यहाँ ज़रा देखना है, यहाँ बिब्लियोग्राफी लिखा होगा। हमेशा ध्यान रखना है स्टाइल में आपका APA चूज़ रहना चाहिए। यहाँ पे कई सारी स्टाइल्स हो सकते हैं, लेकिन आप APA ही का सिक्स्थ एडिशन लिखा हुआ है, तो सिक्स्थ एडिशन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। APA रहना चाहिए। आप जब बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग तरीके से आपके फॉर्मेट दे रखे होंगे, तो आप बिब्लियोग्राफी भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। बस टाइटल में फ़र्क है कि जो टाइटल लिखा रहा है वो बिब्लियोग्राफी के नाम से लिखा रहा है, यहाँ रेफरेंसेस लिखा रहा है, और यहाँ पे आपका वर्क साइटेड लिखा रहा है, तो आप रेफरेंसेस यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से ज़रा नोटिस करना कि जो ये मेरी पुरानी एंट्रीज़ हैं, पहली एंट्री आपकी पूरी कंप्लीट अपने आप बना के दे दी है उसने, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक APA रेफरेंस रिसोर्स कैसे क्रिएट करोगे वो आप यहाँ से बना सकते हो MS वर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो मुझे आई थिंक ये चीज़ आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि रेफरेंस क्रिएट कैसे क्रिएट करेंगे अगर उन्होंने ये बिब्लियोग्राफी डिटेल हमें दी गई होगी अकॉर्डिंग टू द APA एडिशन या APA मैनुअल स्टाइल, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा डाउट क्लियर हो गया, जो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक इतना ही रहेगा। DDC का एक क्लास नंबर जो रहेगा वो मैं बनाना बता दूंगा। और साउल वाली की ना ऑलरेडी आप जब यूट्यूब पे जाओगे, क्योंकि वहाँ साउल यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे जाना आप। ठीक है, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे डालना साउल 3.0 इनफ्लिप नेट, ठीक है। तो ऑलरेडी उनकी ना प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आप कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन या जो उनके मेन मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सैम इम्प्लीनेट के नाम से कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको इतना मतलब आप इतने कैपेबिलिटी में हो कि यूट्यूब वीडियोस देख के सारी आप कर सकते हो, क्योंकि ये डेमो वर्जन मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा और आई थिंक मैंने कभी करा भी नहीं है, तो मुझे जानकारी नहीं है कि ये मतलब कि इंस्टॉल होने के बाद में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर डाउनलोड हो जाएगा, लिखा तो है, लेकिन उसके लिए वो मतलब अभी अवेलेबल है कि नहीं है, पुराने टाइम की वीडियो है, क्या पता वो अभी फ्री वर्जन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, केवल अपनी मतलब लर्निंग के लिए। तो आप ऑलरेडी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो मेनली वो पूछेंगे आपसे सर्कुलेशन पूछ लेंगे, जो कि ऑलरेडी दे रखा है, सर्कुलेशन बुक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, और आपका एक हो गया कैटलॉगिंग। ये केवल 3 प्लेलिस्ट आप देख लेना और सावला की डिटेल आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। और देख ही लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही कि आप कैसे कैटलॉगिंग करोगे यूजिंग द साउल 3.0, ठीक है। तो ये सारे मतलब वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, और खुद इम्प्लीमेंट ने ये वीडियो सारी डाली हुई हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप खुद ही प्रिपेयर कर लेना। और आई थिंक इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, क्योंकि जितने मेरे को लगता था क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑल थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। अभी और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के? हेलो? जी सर, जी सर। जी बताइए।